पश्चिम बंगाल के फॉल्ता में आज फिर से वोट डाले जाएंगे। 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन तब चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थी, जिसके बाद 2 मई को चुनाव रद्द कर दिया गया था। आज फॉल्ता विधानसभा में कड़ी सुरक्षा के बीच सभी 285 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाने हैं। इस सीट पर 2,35,000 से ज्यादा मतदाता हैं और कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि इनमें से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उनके इस ऐलान से वोटिंग प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम में उनका नाम बतौर उम्मीदवार दर्ज है। आज चुनाव आयोग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर बूथ पर पैरामिलिट्री के 8 जवान तैनात किए गए हैं। पिछली बार हर बूथ पर 4 जवान थे। इसके साथ साथ पिछली बार कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि उन्हें बूथ तक नहीं पहुंचने दिया गया है। इसके लिए आज चुनाव आयोग ने 30 क्विक रिस्पांस टीमें बनाई हैं, ताकि जैसे ही शिकायत मिले तो उस पर एक्शन लिया जा सके। पिछली बार ईवीएम के साथ भी छेड़खानी के वीडियो सामने आए थे। उम्मीदवार के नाम के आगे टेप लगा दिया गया था और कई जगहों पर इत्र लगा दिया गया था। इन सारी शिकायतों के बाद 2 मई को चुनाव रद्द कर दिया गया और आज दोबारा वोट डाले जा रहे हैं। तो आज डायमंड हार्बर के पास मौजूद फॉल्ता सीट पर मतदान होने जा रहा है। 29 अप्रैल को जब मतदान हुआ था तो यहां पर कई बूथों से गड़बड़ी की शिकायत आई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि बीजेपी के उम्मीदवार के आगे नाम के आगे एक स्टिकर लगा हुआ मिला था, जिसके बाद बड़ा बवाल हुआ। इसके अलावा कई सारे बूथों से भी इसी तरह की शिकायतें आई थी और आखिरकार 2 मई को यह चुनाव रद्द कर दिया गया था और दूसरा फिर से चुनाव होने के ऐलान किए गए थे इलेक्शन कमीशन की ओर से, यानी कि 21 मई को चुनाव के लिए दूसरी तारीख दे दी गई थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान ने अपना नाम, या कह सकते हैं कि खुद को, इस चुनावी जंग से अलग कर लिया है। लेकिन इससे इस चुनाव प्रक्रिया में कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि उनका नाम दर्ज है, उनका नाम ईवीएम की मशीन पर नजर आएगा। देवांशु पांडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं और जिस तरह से यहां पर प्रचार हुआ है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जाके लोगों से अपील की है और उन्होंने कहा है कि उनके उम्मीदवार को विजय बनाया जाए। और जो माहौल इस वक्त दिख रहा है उससे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। चुनाव आयोग ने 30 क्विक रिस्पांस टीमें बनाई हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो और शिकायत मिलते ही एक्शन लिया जाए। पिछली बार ईवीएम के शिकायतों के बाद ही यहां पर दोबारा चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। फॉल्ता दक्षिण 24 परगना की सीट है और इस इलाके में टीएमसी का दबदबा माना जाता था, लेकिन वो 4 मई से पहले की कहानी थी। लेकिन 4 मई के बाद पूरे बंगाल में कहानी बदल चुकी है। जो कभी टीएमसी का गढ़ हुआ करता था, चाहे वो डायमंड हार्बर हो, वो टीएमसी के हाथ से निकल चुका है। विधानसभा चुनाव में वहां बीजेपी ने जीत हासिल की थी और डायमंड हार्बर के ही करीब सीट फॉल्ता है और माना जा रहा है कि यहां पर एक बार फिर से बीजेपी का दबदबा देखने को मिलेगा। फॉल्ता में दोबारा वोटिंग, हर बूथ पर कड़ी सिक्योरिटी। जहांगीर खान ने छोड़ा मैदान, बीजेपी के लिए फॉल्ता आसान। आज फॉल्ता में दोबारा वोट डाले जाने हैं। टीएमसी का गढ़ माने जाने वाली सीट पर 2,35,000 से ज्यादा वोटर इस बात का फैसला करेंगे कि इस बार कौन सा उम्मीदवार जीत का सेहरा पहनेगा। इस सीट पर 29 अप्रैल को भी वोटिंग हुई, लेकिन चुनाव आयोग को इतनी शिकायतें मिली कि 29 अप्रैल की वोटिंग रद्द करवाकर आज फिर से वोट डलवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि कई जगहों पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। कहीं ईवीएम में टेप लगाकर वोटर्स को गुमराह किया गया, तो कहीं इत्र लगाकर वोट डालने वालों की पहचान की गई। इसके अलावा कई बूथों पर बाहरी लोगों के जबरन घुसने की भी शिकायत मिली। ग्रामीणों ने शिकायत की कि उन्हें वोट डालने के लिए बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। आज जहांगीर खान इतना गुंडा, आज युवराज अभिषेक बनर्जी उसका राइट हैंड, आज लोग निकल नहीं पाते थे, वोट देना तो दूर की बात। हम सैल्यूट करते हैं फॉल्ता के महिला लोग को। तब सरकार नहीं बना था भाजपा का, लेकिन वो लोग आके प्रतिवाद किए थे। तो आज बंगाल के लोग ये तृणमूल पार्टी को बर्खास्त कर दिए और जो
सरकार ममता बनर्जी का सरकार चलता था तृणमूल का गुंडा लोग का आशीर्वाद से, गुंडा लोग का सहयोगी होकर। ये बंगाल के लोग बोल दिए हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा सरकार, और ये पुष्पा शायद समझ लिए हैं बड़ा बड़ा डायलॉग बोलने से कुछ नहीं होता है। इतना दिन 15 साल ममता बनर्जी आप आशीर्वाद दिए हैं ये गुंडा लोगों का, इसीलिए आज आपका पार्टी का ये अवस्था हुआ है। 29 अप्रैल से लेकर आज तक बंगाल की फिजा बदल गई है। बीजेपी ने बंगाल में बम्पर जीत के साथ पहली बार सरकार बना ली है। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে शुभेंदु सरकार ने सीएम पद की शपथ ले ली है और ममता बनर्जी अब तक की सबसे करारी हार से उबरने की कोशिश कर रही हैं। इस बदलती फिजा का असर ये हुआ कि वोटिंग से 2 दिन पहले ही फलता से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया। আমি ফলতার ভূমিপুত্র, আমি চাইবো ফলতা শান্তিতে থাকুক, সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক এবং ফলতায় আরও বেশি বেশি উন্নয়ন হোক। তাই সোনার ফলতা হোক এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। তাই আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। जहांगीर खान के मैदान छोड़ने को बीजेपी बड़ा पॉलिटिकल दांव मान रही है। पार्टी ने प्रचार के दौरान ये बात जोर लगाकर कही कि टीएमसी नहीं चाहती कि बीजेपी के वोटर्स अपने उम्मीदवार देवांशु पांडा को जीता मानकर घर से बाहर न निकले। इस बात को खुद शुभेंदु अधिकारी को अपने रोड शो में कहना पड़ा। তো আপনাকে মানুষ দিত 21 তারিখ, আপনাকে যিনি গাছে তুলেছিলেন মাননীয় ভাইপো, তোমার দেখা নাই রে, তোমার দেখা নাই রে, ভাইপো বাবুর দেখা নাই। তাই পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি, পুষ্পা আজকে বলছে আমি পগার পার, আমি নির্বাচনে লড়ছি না। সবাই ভোট দিতে যাবেন, উৎসবের মতো ভোট দেবেন, 1 লক্ষ ভোটে দেবাংশু জিতবে। জয় জয় শ্রীরাম, জোর সে বলো আরো জোরে সবাই মিলে। जहांगीर खान ने भले ही मैदान छोड़ने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन आज उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम है। इस समय बीजेपी से देवांशु पांडा उम्मीदवार हैं, तो टीएमसी से जहांगीर खान का नाम भी लिस्ट में है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल रज्जाक मौला डटे हुए हैं, तो सीपीएम उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी भी प्रचार करते हुए नजर आए। जहांगीर खान ने मैदान छोड़ दिया है, लेकिन टीएमसी अभी भी डटी हुई है। ये उसका पर्सनल डिसीजन है, पार्टी से कोई डिस्कशन नहीं किया। और वहाँ का जो हालत है, हमारा पास जो रिपोर्ट आया वो क्या है, बहुत सारा हमारा पोलिंग एजेंट्स जो वोट कराएगा उसको तो फॉल्स केस में अरेस्ट थ्रेट ये सब चल रहा है, तो इसीलिए शायद वो कैंडिडेट कुछ अनाउंस किया। खबर है कि फलता सीट पर अब टीएमसी को एजेंट नहीं मिल रहे, लेकिन बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील कर रही है। फिलहाल आज फलता में सुरक्षा कड़ी है, हर बूथ पर पैरामिलिट्री के 8 जवान तैनात हैं। सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, यानी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश चुनाव आयोग ने नहीं छोड़ी। और विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी आज फिर से एक्शन में दिखने वाली है। टीएमसी आज पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है। प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है। टीएमसी आज कई जगहों पर प्रदर्शन के साथ साथ चक्का जाम की तैयारी भी कर रही है। यह प्रदर्शन बालीगंज और सियालदह समेत 3 जगहों पर है। इस बीच अभिषेक बनर्जी पर दर्ज एफआईआर रद्द कराने वाली याचिका पर भी आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अभिषेक बनर्जी पर बंगाल विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप है। जस्टिस सौगत चटर्जी की बेंच के सामने ये सुनवाई की जाएगी।
बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें हर तरफ से बढ़ती जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी अपनी प्रॉपर्टी को लेकर मिल रहे नोटिस से इतने बौखलाए कि विधायकों को प्रोटेस्ट के काम पर लगा दिया। वहीं बर्धमान से टीएमसी नेता अनिसुर रहमान को तोलाबाजी और मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। टीएमसी सांसद माला रॉय को भी कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा है। उन पर चुनाव के बाद टॉलीगंज इलाके में माहौल खराब करने का आरोप है। कोर्ट ने माला रॉय और उनके बेटे को 1000 के बॉन्ड पर जमानत दी। इन कानूनी कार्रवाइयों के खिलाफ टीएमसी के निशाने पर शुभेंदु तो है ही, आज पार्टी ने सड़कों पर उतरने की भी तैयारी कर रखी है। टीएमसी विधायक एक दिन पहले ही धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं और अब आज टीएमसी बालीगंज और सियालदह समेत कई जगहों पर प्रदर्शन कर सकती है। टीएमसी का ये प्रोटेस्ट बंगाल में जगह जगह बुलडोजर एक्शन के खिलाफ होगा। टीएमसी प्रोटेस्ट करके इसीलिए दबाव बनाना चाहती है क्योंकि अभिषेक बनर्जी को कोलकाता नगर निगम के नोटिस की मियाद खत्म होने पर 26 मई को अभिषेक के कालीघाट मार्ग वाले मकान पर पीला पंजा चल सकता है। अभिषेक बनर्जी का शांति निकेतन 188A वाला बंगला, जो कभी बंगाल की सियासत का पावर सेंटर हुआ करता था, अब ये घर कोलकाता म्युनिसिपल के निशाने पर है। आरोप है कि अभिषेक बनर्जी ने बिना परमिशन के अपने घर में अवैध निर्माण कराया है। कोलकाता नगर निगम के नोटिस के मुताबिक अभिषेक बनर्जी के घर शांति निकेतन में स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अलावा भी निर्माण कराया गया है। घर में बिना इजाजत लिफ्ट और मूविंग स्टेयर्स लगाए गए हैं। केएमसी के अधिकारी 2 अलग अलग मकानों के नियमों के खिलाफ जाकर आपस में मिलाने की मामले की भी जांच कर रहे हैं। सांसद अभिषेक बनर्जी को अभी 17 अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा गया है, लेकिन जांच के दायरे में उनकी 24 प्रॉपर्टीज हैं। इनमें से 14 संपत्तियां लीव्स एंड बाउंड्स कंपनी के नाम पर हैं, 4 खुद अभिषेक बनर्जी के नाम पर हैं और 6 उनके पिता के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से जुड़ी 43 संपत्तियों की एक लिस्ट भी सर्कुलेट हो रही है। दावा किया जा रहा है कि इनमें कई संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के नाम पर है। इस लिस्ट में ममता बनर्जी, अमृता बनर्जी, सबिता बनर्जी, मीनाती बनर्जी और बाणानी बनर्जी के नाम शामिल हैं, जिनके पास इन प्रॉपर्टीज में अभिषेक बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से मालिकाना हक है। इसके अलावा अर्पिता बनर्जी, सुदेशना बनर्जी, आकाश बनर्जी, सोमनाथ बनर्जी और प्रियंका दास जैसे कई दूसरे नाम भी अलग अलग संपत्तियों के मालिकों या पर्सनल टैक्स लायबिलिटी के तौर पर शामिल हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अभिषेक बनर्जी से जुड़ी हैं। डॉक्यूमेंट के मुताबिक कोलकाता के अलग अलग स्ट्रीट्स और वार्डों में दर्ज ये संपत्तियां अलग अलग लोगों के साथ जॉइंट ओनरशिप में हैं। टीएमसी इस सर्कुलेट हो रही प्रॉपर्टी लिस्ट को बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। आप लोग अभिषेक बहुत ना, एक ही नाम में बहुत आदमी हो सकता है, ये आप इन्वेस्टिगेशन करके इसको निकालिए। अभिषेक की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। आज कोलकाता हाईकोर्ट में अभिषेक बनर्जी पर दर्ज एफआईआर रद्द कराने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। अभिषेक बनर्जी पर बंगाल विधानसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण और गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ तोलेबाजी के खिलाफ एक्शन हो रहा है। तोलाबाजी और मारपीट के आरोप में टीएमसी लीडर अनिसुर रहमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। पुलिस के मुताबिक अनिसुर रहमान के खिलाफ लंबे समय से तोलाबाजी और मारपीट के कई आरोप लग रहे थे। शिकायत के आधार पर जांच शुरू करने के बाद मंगलवार को पुलिस ने अनिसुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। और बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार आने के बाद जबरदस्त बदलाव देखे जा रहे हैं। एक तरफ जहां पर भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे पर एक्शन हो रहा है, तो लंबे वक्त से लंबित मुद्दों पर भी धड़ाधड़ फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पहले चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपी। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से खदेड़ने के लिए सीएए कानून को भी बंगाल में लागू करने का ऐलान कर दिया। यानी अब बंगाल से घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के आते ही कई ऐसे अहम फैसले पर दस्तखत किए गए हैं जो लंबे वक्त से लामबंद पड़े थे, पेंडिंग पड़े हुए थे और धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पहले चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से खदेड़ने के लिए सीएए कानून को भी लागू कर दिया है।
बीएसएफ के हवाले चिकन नेक, घुसपैठियों की एंट्री पर फुल स्टॉप। We are ready to hand over 27 kilometer fencing land. घुसपैठियों पर सबसे बड़ी चोट, बंगाल में सीएए को हरी झंडी। আজ থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম। एक्शन पर एक्शन, बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल छोड़ो। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री पर लगाम लगाने और बंगाल में मौजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने को लेकर दो बड़े फैसले किए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के 10 दिन के अंदर ही वो काम कर दिया जिसे ममता बनर्जी ने 12 साल से लटका कर रखा था। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने के लिए बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी में चिकन नेक वाले इलाके में 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंप दी। तो दूसरी तरफ बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू करने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही शुभेंदु ने बंगाल से अवैध विदेशी घुसपैठियों को फौरन बांग्लादेश डिपोर्ट करने का भी ऑर्डर दे दिया। সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা অর্থাৎ সিএ তে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में सीएए कानून को लागू करते हुए ये भी बताया कि कौन लोग इसके दायरे में आएंगे और कौन नहीं। सीएए के तहत इसमें शामिल समुदायों के नाम बताए गए हैं। जो लोग 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं वो सुरक्षित हैं और पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती। नागरिकता कानून के तहत आने वाले समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, जो कट ऑफ तारीख से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए थे। जो लोग इस कानून के तहत नहीं आते उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा और उनके मूल देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए ही सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में बीएसएफ उन लोगों को डिटेन कर बांग्लादेश डिपोर्ट करने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से बात करेगी और उन्हें वापस भेजने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপি কে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर फेंसिंग की इंपॉर्टेंस बताई और बीएसएफ को 27 किलोमीटर की जमीन हैंडओवर कर दी। शुभेंदु ने कहा कि अगर ममता ये जमीन पहले ही बीएसएफ को दे देती तो बांग्लादेश से घुसपैठ बंद हो जाती, लेकिन ममता ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की हमदर्द है। 555 কিলোমিটার এমন এলাকা রয়েছে যেখানে রাজ্য সরকার চাইলে বিএসএফ কে জমি দিতে পারত, কিন্তু বিগত রাজ্য সরকার রাজনৈতিক কারণে ভোট ব্যাংকের জন্য এবং তাদের যে হাই অ্যাপিজমেন্ট তুষ্টিকরণ তোষণের এজেন্ডা ছিল সেই কারণে তারা হয়তো দেয়নি। चिकन नेक की 120 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को सौंपी जा चुकी है। चिकन नेक के 7 हाईवे प्रोजेक्ट भी सेंट्रल एजेंसीज को ट्रांसफर किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस इलाके के 3 हाईवे प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। 4 प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है। अभी तक ये पश्चिम बंगाल के पीडब्ल्यूडी के पास थे।
राज्य और केंद्र सरकार में टकराव से विकास का काम रुका हुआ था। चिकन नेक का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को सौंपने के बाद अब विकास में तेजी आएगी। बंगाल में बीजेपी की सरकार एक एक कर अपने हर वादे पूरे कर रही है जो उसने चुनाव से पहले बंगाल की जनता से किए थे। जाहिर है ये बदलाव ममता एंड कंपनी को रास नहीं आ रहा, क्योंकि सभी बदलाव टीएमसी की अब तक की नीतियों पर ही चोट है।